Officer Engineering in Eastern Railway with a vast experience of about 25 years in planning, design and execution of various railway projects as well as maintenance and operation of major infrastructures. He has expertise in matter related to establishment, budget, tender and contract management. Please join me in welcoming Shri Brajesh Kumar Tripathi sir to share his insights and commence today's training session with a round of applause. अभी अपने प्रेसिडेंट मैडम संसद को संबोधित कर रही हैं। मैं न्यूज़ में देख रहा था, नया गवर्नमेंट न्यूज़ संसद लोगों को संबोधित कर रही थी। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताया है, जैसे द्रौपदी मुर्मू मैडम हमारी प्रेसिडेंट हैं, यहाँ हमारी कामाक्षी मैडम यहाँ की प्रेसिडेंट है। मैडम ईडी मैडम IICM, हमारे फैकल्टी गुरुजी गुरुजन IICM के, मेरा यंग टीम जो कुछ लोग आज ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग पहले से आए हुए हैं। पता नहीं गुरुजी लोगों के साथ मेरा अलग तरह का हमेशा रहा है। मैं जब बच्चा था तो अपने पिताजी का उंगली पकड़ के चलता था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि गुरु जी का जो हे गुरु नमन करता हूँ तुम्हें, जो तुमने मुझ पर ये उपकार किया, मेरे व्यर्थ और तुच्छ जीवन को सफल और साकार किया। तेरी उंगली पकड़ के तो नहीं चला मैं, पर तेरे डंडों का सहारा मिला। आज ये महसूस होता है कि तेरे डंडों का असर उंगलियों से ज़्यादा था। तुम न होते तो जाता किधर? कौन करता आकलन, परामर्श देता कौन? हे गुरु, तुम न होते तो अनुशासन को भी समझ ले। हे गुरु, तुम न होते तो अनुशासन को भी समझ लेता प्रतिबंध शायद। हे गुरु, इसीलिए नमन करता हूँ तुम्हें। ये बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना, जो अनुशासन क्या है और प्रतिबंध क्या है। ये हमको अपने डेली का जो रूटीन है, डेली का लाइफ है, उसमें लाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा अपने प्रेसिडेंट की तरफ जाएंगे। उन्होंने अभी जस्ट बोला कि ये सदी भारत की सदी है। 19वीं सदी तक ब्रिटिश वाले डोमिनेट करते थे, साम्राज्यवाद का साथ। जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो अमेरिकन बिल्कुल डोमिनेट करते रहे। अब 21वीं सदी है। योगा को देखिए, चाहे हमारे गवर्नमेंट का क्लाइमेट चेंज या और भी बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से हमारा गवर्नमेंट, हमारा देश विकास कर रहा है, 21वीं सदी हमारा होगा। इस विश्वास के साथ काम करना है, लगे रहना है। और जो आप यंग ब्लड हैं, जब 2047 में जब हमारा आज़ादी का 100 ईयर्स हो जाएगा, तो आपका योगदान होगा विकसित राष्ट्र के निर्माण में। विकसित राष्ट्र निर्माण आप देख पाएंगे ही नहीं, हम तो देख भी पाएंगे, लेकिन हम उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे जितना आप करेंगे। तो ये हमारा युवा है, इनको उन्होंने बहुत सारा, एक बहुत दुखद, आई एम सॉरी टू से, कि नीट का जो पेपर लीक हुआ, ये हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। उसी तरह से ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट सब जगह हैं, उनको चुन चुन करके निकालना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। अपने प्रेसिडेंट मैडम ने ये बात बोला कि जो भी दोषी हैं उनको पर सख्त कार्रवाई हो। ये हमारे देश के दुश्मन है। हमारे कंट्री में बहुत सारे दुश्मन हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उन्होंने भी बताया कि न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है। हम रांची में हैं, झारखंड में हैं,
भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती मनाया जाएगा इस साल। ये भी हमारी प्रेसिडेंट ने आज अनाउंसमेंट किया है। पूरा देश हमारे इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। पूरी दुनिया, पूरा संपूर्ण विश्व का नज़र हमारे इंडिया के ऊपर है। और मैं कल बताया था कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र कोल इंडिया के ऊपर है, क्योंकि कोल इंडिया ही आगे बढ़, कोल इंडिया का राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कल बताया आपको कि यदि देश का विकास, देश का निर्माण एक स्ट्रक्चर है, तो कोल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो नींव की तरह है। प्रेसिडेंट ने बताया कि हमारी संस्कृति विरासत पे हमको गर्व है, हमारा डेवलपमेंट है, जो हम हिस्टोरियन जिस तरह से हमारा पास्ट रहा है, उस विरासत पर हमको गर्व है। आप सोचिए कि एक ज़माना था कि हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे, देश को, भारत को सोने की चिड़िया कहलाते थे। थोड़ा उसका गौर कीजिएगा। 1191 जब पृथ्वीराज चौहान राजा थे, उस समय मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान, इंडिया पे 16 बार आक्रमण किया। और पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे आदमी थे, वो सर्वगुण संपन्न थे, आदमी बहुत अच्छे थे, दिलेर आदमी थे। उनका सब भेदी बाण और पता नहीं क्या क्या उनको नहीं पता था, सब कुछ पता था उनको। घोड़ा चलाना, योद्धा में जो गुण होना चाहिए वो सारा चीज था उनके। आदमी भी बहुत अच्छे थे। 16 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया और 16 बार उनको छोड़ दिया। जब हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करता है तो हमको वो हर तरह से तोड़ के जाता है, मोरली तोड़ के जाता है। वहाँ कुछ समय की जनता जो सोचे इसको क्या हम अटैक करें, इसको तो छोड़ दिया जाता है। पता नहीं किस तरह से उसको बैड इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर। हमारा आर्मी का मोरल, उस समय आर्मी का मोरल डाउन होता है। हर बार आकर के हमको वो कमजोर करता गया। और 17वीं बार जब अटैक किया मोहम्मद गोरी ने, तो न केवल पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट किया बल्कि उनको जान से मार दिया। उस समय से 1191 आप गूगल में देखिएगा भी, आप हमारा कंट्रीब्यूशन था, हम सोने की चिड़िया कराते थे। वर्ल्ड के इकोनॉमी में हम 36% मेरा कंट्रीब्यूशन था। आज हम 2% भी नहीं है मेरा। वर्ल्ड के इकोनॉमी में 2% का भी कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं है। उसके बाद पूरे देश को कितनी बार लूटा गया 1191 के बाद, वो आपको सब पता है। अंग्रेज आए, उसके पहले भी बहुत सारा शासन हुआ, कितनी बार लूटा गया और हमको कहीं का नहीं छोड़ा गया। मैं ये कहानी बता के बोला, प्रेसिडेंट ने जब आज एड्रेस किया, हमको विरासत पे गर्व है, तो हमको वो चीज याद आई, वो घटना याद आ गया। मैडम मैं ये बताता हूँ, किसी भी राजा को, आदमी भले वो अच्छा हो सकता है लेकिन राजा अच्छा नहीं होना चाहिए। जो हमारे सीमा को बार बार उल्लंघन करके हमारे राज्य में घुस रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, उसके साथ हम क्यों सिंपैथी करेंगे, हम उसको क्यों करेंगे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार त्रिपाठी है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। हमारी मैडम बहुत अच्छी मैडम है। हम आदमी अच्छा हो सकते हैं लेकिन एज ए CBO, एज ए ED ऑफ IICM हम अच्छा नहीं हो सकते। हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करना है। गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा था, ओ राही तुम दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता है तलवार से। हमको एक्टिव होना पड़ेगा, तभी हो, नई नीट वाले हों चाहे हमारे यहाँ के हों, उनको हम आइसोलेट कर पाएंगे। इनको जड़ से निकालना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि आप आज ही से दिमाग में बैठा रखिए कि जो भी हमारे यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट है उनको हमको वाचफुल रखना है, अपने सिस्टम से निकालना है। हम अच्छा आदमी हो सकते हैं लेकिन जब काम की बात आएगी तो हमको अच्छा ही नहीं दिखाना है। हमको एक राजा का धर्म निभाना है, दैट इज कॉल्ड राजधर्म। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़िएगा, उनसे क्या क्या शिक्षा हम लोग ले सकते हैं। और G20 और मैडम बहुत सारी बातें बताई हैं, आप जाकर न्यूज़ में पढ़िएगा। और सचमुच हमको गर्व है, फक्र है कि
मैं इस देश में जन्म लिया। मैडम, आपका टॉपिक है इथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। शुरुआत हम लोग हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग आए, इसमें कितने लोग हैं जो ये मूड बना के आए हैं कि हमको कोल इंडिया में ही रहना है? हाथ उठाए। मतलब हमको कोल इंडिया में ही रहना है, कितने इसमें कितने लोग सोच के आए हैं? दूसरा, आप में कितने आदमी हैं जो और तलाश में है कि अच्छा नौकरी हमें मिले, हमको कोल इंडिया छोड़ देना है? कितने? इसमें कोई नहीं, हम स्वभाव है, सत्य है। इसमें अपना, लेकिन ये ध्यान रखिए, जो आपका टारगेट है उस पर लगे रहना है, अपना कर्म करते रहना है। दूसरा, हमको ये बताइए, कोई 5 आदमी कि कोल इंडिया में क्या अच्छाई है जिसके चलते आप यहाँ रहना चाहते हैं? कोई 5 आदमी हमको बताए। कोल इंडिया में हम क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? कोई 5 आदमी बताइए, क्या कारण है, क्यों करना चाहते हैं? सैलरी, ओके, ठीक है, बोलने को संकोच मत कीजिए। पहली बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं एज ए सीवीओ खाली नहीं पढ़ा रहा हूँ, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एज ए टीचर, एज ए नॉलेज, आपके साथ हम इंटरेक्शन कर सके, आप फ्री हो सके, इस तरह से आप दिमाग में रखिए, तब बात कीजिए। महारत्ना कंपनी, सैलरी महारत्ना है ना, और जॉब सिक्योरिटी, क्या बोल रहे हैं? ओके, गुड। दूसरा, हमको ये दूसरा एक बताएं, जो आप छोड़ के जाने वाले हैं, क्या चाहते हैं कि जो यहाँ नहीं है, जो होना चाहिए? कल्चर, कल्चर एक किसी बताया, और दूसरा वाले क्वार्टर बोल रहे हैं, क्वार्टर नहीं मिलता है। नहीं, एक आदमी बोले, एक आदमी कोई। ओके, और जो छोड़ के जाना चाहते हैं उनको क्या अच्छा लग रहा है, कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं? चलिए हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरा मानना, हम लोग पिछले बिजनेस अवेयरनेस वीक में जो कारगिल के समय में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल बीपी मलिक साहब को इन्वाइट किए थे। उन्होंने एक चीज़ बताया था, नाम नमक निशान। मतलब जिस कंपनी में आप रहें, उस कंपनी का नाम को हमको आगे बढ़ाना है। उसका नमक खाए हैं, नमक उसका खा रहे हैं, तो उस नमक का कीमत चुकाना है। और निशान मतलब उसका झंडा को बुलंद किया जाना है। यहाँ पर जितने हैं ऑलमोस्ट सारे लोग कोल इंडिया में कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब हमको इसको बेहतर बनाना है, बेस्ट बनाना है। आज की डेट में यदि हमारा कोल इंडिया नंबर 1 नहीं है, अव्वल नहीं है, तो हमको अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना है। आपके अंदर वो फीलिंग आना चाहिए कि हम इस पॉजिटिव चीज़ें को लेकर के जब सिस्टम में इंडक्ट होंगे, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है निगेटिव चीज़ें हो, वहाँ की परंपरा कुछ ऐसी हो, वहाँ की कुछ बुराइयाँ हो, वर्क कल्चर जो आप बता रहे हैं, वर्क कल्चर में कुछ कमी हो। जब आप यहाँ से घुसे
तो वहाँ जाकर उसको सिस्टम को डिस्टर्ब करें, वहाँ जाकर उसको अच्छाइयाँ उस पर डालें। मैं जब आपकी तरह से था, मैं रेलवे ऑफिसर हूँ। जब मैं रेलवे ज्वाइन किया, ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ ज्वाइन किया, जब देखा कि वहाँ तो रूल जो मैनुअल है उसके हिसाब से पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है। अब हम मैनुअल पढ़ते थे, फिर क्या है उसको जा करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। जो हमारा वे मैनुअल चाहे जो भी वर्क्स मैनुअल उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उसका डेविएशन हो रहा है। उसका हमने जोड़ लगाया, अपने लोगों को समझाया, अपने लोगों को ट्रेन किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जब हमने 2% या 3% भी इम्प्रूव किए तो हमको लगा कि हमने आई हैव डन समथिंग की जो कि मैनुअल के हिसाब से जाना चाहिए। अदरवाइज वो अंग्रेजों के ज़माने का प्रैक्टिस जो चला रहा था उसी को फॉलो करके जा रहा था। जब हम रेलवे से जब सिस्टम में जब घुसे तो अब बहुत सारा हमको खराबियाँ दिखी। अराउंड 3 या 4 मंथ्स के बाद हमारे जो टॉप बॉस थे हमारे डिपार्टमेंट के, वो आए, उनका इंस्पेक्शन था। तो मैं पूरा लिस्ट बना के था कि मैं साहब को बताऊंगा कि सर इसमें यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। जैसे आज जो प्रॉब्लम आपको ये, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इफ यू कैन नॉट डू इट देन नो वन कैन डू इट। You are direct officer, you are IRC officer, you are young officer, you have sufficient knowledge, you are trained enough. यदि आप नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपको करना है। वो पूरा लिस्ट को मैंने पॉकेट में रखा और काम पे लग गए। और भगवान की मर्जी देखिए कि जो जो हमारा इशू आ रहा था सब हम लोगों ने डट करके सामना किया और सारा काम कंप्लीट करते गए। और काफ़ी नेम और फेम रहा कि वी आर डूइंग गुड जॉब। तो आप जब अपने कंपनी में जाएं तो इस तरह से जाएं, पॉजिटिव माइंड फ्रेंड के साथ जाएं, निगेटिविटी लेकर के नहीं जाना है। वहाँ जाकर उसको चेंज करें, उसके अंदर जाकर के जाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग इंटीग्रिटी पे बात करेंगे। इंटीग्रिटी है क्या? इंटीग्रिटी क्या चीज है? चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी मुसीबत आ जाए, जो सत्य है उसी पर हम अडिग रहें, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। हम अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए हम कहीं से भी हिले नहीं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज डूइंग राइट थिंग इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इंटीग्रिटी इज टेलिंग माई सेल्फ द ट्रूथ। Integrity is choosing thoughts and actions based on values rather than personal gain. Integrity is who never negotiate the truth. चाहे जो भी सिचुएशन रहा हो, हम यदि इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, सत्य पे ही अडिगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। और मैं जो मानता हूँ, इंटीग्रिटी इज माई हॉलमार्क, व्हाट आई गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स। हमारे जो मम्मी पापा हमको जो सिखाए, हमने जो सीखा है उनसे, वही हमारा इंटीग्रिटी है। हमारे लिए इंटीग्रिटी और कुछ नहीं है। जो हमने सीखा है बचपन से वही हम, और उसी इंटीग्रिटी को, उसी चीज़ को हम लेकर के अंदर जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे। तो बहुत पहले मैंने एक कविता बनाया था, वक्त के इस दौर में, अभी जो जमाना चल रहा है 21वीं सदी में है, 21वीं सदी भारत का होने वाला है। वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम? वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम? गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहें हम? कई बार होता है कि हमको गलत को गलत हम नहीं कर पाते हैं, डर लगता है कि, लेकिन सही भी कम से कम नहीं करें। गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहें? माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों ने जो सिखाया, पर माता पिता और गुरुजनों ने जो सिखाया, उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं। ईमानदारी वो मेरी जीवन शैली क्यों भूले हम? हाँ, ईमानदारी तो मेरी जीवन शैली क्यों भूले हम?
इस तरह से हमको ईमानदारी को लेकर के अंदर जाना है, अपने सिस्टम में इंडक्ट होना है, फिर देखिए क्या है। एक चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों का जब टीम था, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हुए थे, लड़ रहे थे पूरा। चंद्रशेखर आजाद को खजांची बनाया गया था, कोषाध्यक्ष। उनके पास उस समय 1.5 लाख रुपीस के आसपास था और बहुत गरीब घराने के थे। उनके किसी फ्रेंड लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम 1 रुपया, उसमें 1 रुपया की बहुत हो जाता है, 1 रुपया अपनी माता जी को दे देना, वो बूढ़ी अकेले भूखे, कई दिन से भूखे प्यासी है। उनको लोगों ने सजेस्ट किया कि बहुत दिन से भूखे प्यासे 1 रुपया दे दो, तो वहाँ पर लाख रुपया पड़ा हुआ है, इससे क्या अंतर पड़ता है, कुछ अंतर पड़ता है। उन्होंने क्या बोला कि अभी मैं, बंदूक रखते थे वहाँ पर, क्रांतिकारी सेनानी थे, बोला अभी मैं जाऊंगा और अपनी माता जी को गोली मार के आ जाऊंगा। मैं यहाँ पर करोड़ों भारतवासियों की माता जी की रक्षा के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और एक मेरी माँ को पूरा गांव वाले, समाज वाले नहीं जिंदा रख सकते हैं। इस समाज को, गांव को कोई मतलब नहीं है, हम जाकर के बोलते हैं। मतलब उस परिस्थिति में कि माँ भूखी है, कई दिन से भूखी है, फिर भी उसने इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। आपको मेजर ध्यानचंद का, हॉकी के जादूगर, जब हम लोग जर्मनी से इंडिया का मैच हो रहा था 1936 में, 15 अगस्त, उस दिन 15 अगस्त ही था। जर्मनी को अकेले मेजर ध्यानचंद जी ने उसको धो दिए थे। इंडिया 8, जर्मनी 2। उस समय हिटलर, सब लोग नाम सुना होगा, जिसका बहुत दुनिया खाती थी, हिटलर भी उस मैच को देख रहे थे। लेकिन जब जर्मनी की दयनीय हालत देखकर के उनको मैच छोड़कर उठ के जाना पड़ा। बाद में उन्होंने मेजर ध्यानचंद को बुलाया कि तुम आ जाओ, हमारी नागरिकता दे रहे हैं, तुमको अच्छी नौकरी देंगे, तुमको आर्मी में जनरल बना देंगे, और हमारे तरफ से खेलो, छोड़ो इंडिया में क्या रखा है। मेजर ध्यानचंद ने बोला कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया में खुश हूँ, हम वहीं खेलने भी दिया। फिर कुछ उन्होंने और लालच दिया, धमकी भी दिया, सबको पता था कि तो गोली मार देगा, कुछ नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी कि मैं देशद्रोही नहीं बनना चाहता, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। एक अपने मेजर ध्यानचंद जी ने हिटलर को जवाब देकर, बिके नहीं, झुके नहीं, ऐसा हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं। और थोड़ा पहले जाएं, हमारे चाणक्य, जब चंद्रगुप्त का विजय हो गया, उसके बाद से उन्होंने, उनसे कोई उनका फ्रेंड मिलने आया, शाम के समय था, रात हो गया था, तो लालटेन जला करके कुछ काम कर रहे थे। जब उनका फ्रेंड आया तो कुछ देर इंतजार किया, 5-7 मिनट, फिर उसके बाद चाणक्य ने क्या किया, उस लालटेन को बुझाया और दूसरी लालटेन उन्होंने जलाया। उनका फ्रेंड बोला कि तुम उसको बुझा क्यों, इसको क्यों जला रहा हो? बोल रहे हैं क्या कि उस लालटेन में राज्य का तेल जल रहा है। अब तक मैं राज्य का काम कर रहा था, सरकारी काम कर रहा था, तो सरकारी तेल का प्रयोग हो रहा था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा पर्सनल काम है, तब ये लालटेन जले। मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, इतने बारीकी से ऑनेस्टी को मेंटेन कर रहे हैं, उनसे हमको सीखना है। हम लोग इंटीग्रिटी के जो डायन थे, हमारे वल्लभ भाई पटेल, जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक या विजिलेंस की बातें जो करते हैं ना, हम लोग वल्लभ भाई पटेल के ही नाम पे सब करते हैं। ही वॉज नोन फॉर मैन ऑफ इंटीग्रिटी। उनको कैंसर की बीमारी थी, ये दुनिया में किसी को नहीं पता था, केवल उन्होंने महात्मा गांधी से बताया था। जब देश आजाद हुआ, ही वॉज टॉप कंटेंडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने इशारे में गांधी जी को बताया, उन्होंने पीएम कर दिया। बाकी हो सकता बहुत सारा आप भ्रांतियां सुने होंगे, लेकिन ये भी उन्होंने फैक्ट है, उसने अपने इस चीज को छुपाया नहीं, इंटीग्रिटी को मेंटेन रहे। ऐसे त्यागी पुरुष, इतना मैन ऑफ इंटीग्रिटी। एक और था
वो वकालत उनका चल रहा था, जज बहस चल रहा था, उनका जो क्लाइंट था उसकी बहस कर रहे थे जज के सामने। उसी में किसी आदमी ने उनको स्लिप दिया कि योर वाइफ इज डेड। पटेल साहब को किसी ने दिया कि योर वाइफ इज डेड। फिर भी उन्होंने उसको स्लिप को पॉकेट में रखे और अपना वकालत जारी रखे। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में कंप्लीट हुआ। फिर वो जज को बोले मैं कल नहीं आ पाऊंगा। जज बोले कल हम नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों? तुम माई वाइफ ही नहीं हो तो तभी क्यों नहीं चले गए? उन्होंने बोला कि अब तो चली गई, हमको बचा नहीं सकते, और सिचुएशन ऐसा था कि ये जो मेरा क्लाइंट है इसको मेरे सिवा और कोई नहीं है, और मैं यदि चला जाता तो इसको फांसी हो जाती या उसको बिल्कुल फाड़ा जाता। हम लोग हमेशा आते हैं इंटीग्रिटी वाली बात, बीच में इथिक्स वाली बात आ जाती है, मोरल वाली बात। उनका जो क्लाइंट था, चाहे हम कोई भी एडवोकेट यदि हैं तो मेरा काम है लड़ना, चाहे वो कसाब का साइड से लड़े या देश की तरफ से लड़े। हमको यदि हम अपना काम, हमारा जो भी प्रोफेशन है, हमको उसमें ऑनेस्टली करना है। यदि एडवोकेट है तो कसाब का भी एडवोकेट है, उसको अपना काम करना है। लेकिन जरा सोचिए कि यदि आपको पता चल जाए कि हमारा जो क्लाइंट है वो दोषी नहीं है, उसको गलत से फंसाया जा रहा है, उस समय आपका मोरल वैल्यू भी आपके ड्यूटी के साथ, आपके इथिक्स के साथ जुड़ जाएगा। मतलब हमारा इथिकल ड्यूटी है रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना, हम अपना ड्यूटी करते रहना, दैट इज कॉल्ड इथिक्स। हम कोल इंडिया में हैं, कोई बहुत ही गरीब आदमी टेंडर डाल दिया, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे बहुत ही कुछ है, अब हम उसको कुछ गलत करके उसको टेंडर दे देते हैं, दैट इज नॉट इथिक्स। मोरल भले वो गरीब हो सकता है, राजा थे, भले वो अंदर से मोरल थे कि उसको छोड़ देते हैं नादे साहब, लेकिन वो एथिक्स नहीं किए थे। मेरे यंग कोल्ड इंडियन हमेशा अपने कॉर्पोरेट इथिक्स को टॉप पे रखना है, कभी भी भावनाओं में बहना नहीं है। मैं हमेशा इस दुविधा में रहता है कि भाई इसका हम कुछ भला कर लेते हैं, आप किसी और सोच से कीजिए, लेकिन हम अपना यहाँ पर इथिक्स वाली बात है जो वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आपका सिविल सर्विसेज का जो हम लोग, ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी सब लोग क्रिकेट का रूल तो जानते होंगे, यदि अपील नहीं करेगा बॉलर तो उसको बैट्समैन को आउट नहीं दिया जाता है। कहीं मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हैं, हल्का स्निक किया, विकेट कीपर कैच ले लिया, उसकी आवाज़ या उसके मूवमेंट से ना विकेट कीपर को पता चला, ना अंपायर को पता चला, ना बॉलर को पता चला, केवल उस बैट्समैन को पता चला, केवल बैट्समैन को पता चला कि वो आउट है। अब सत्य ये है कि वो आउट है, लेकिन किसी को पता नहीं है। रूल भी बोलता है कि कोई अपील नहीं किया, अंपायर ने आउट नहीं दिया तो हम आउट नहीं होंगे। तो यदि वो बैट्समैन अपना गेम को कंटिन्यू रखता है तो वो ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट है, लेकिन दैट पर्सन इज नॉट मैन ऑफ इंटीग्रिटी। उसको पता है कि मैं आउट हूं तो उसको रुकना नहीं चाहिए। अभी आप देखे होंगे कोई बांग्लादेश या किसी का विकेट कीपर था, किसी से टकरा गया तो उसने आउट नहीं किया, दैट इज मैन ऑफ इंटीग्रिटी। तेंदुलकर के साथ भी ऐसा हुआ था कभी, वो जब आउट थे किसी ने अपील भी नहीं किया तो फिर वापस आ गया। उसका उल्टा भी था, स्टीव बाग आउट हो गए थे तो किसी ने बुलाया उनको कि नहीं आप आउट नहीं है, अंपायर साहब गलत आउट दे दिया, उसका उल्टा दिया। ये इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी को थोड़ा और अप करते जाइएगा तो जाकर के इंटीग्रिटी हो सकता है।
मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। आपके फंक्शन में गया मैं, पता लगा वहाँ पर नॉनवेज का कुछ है भी नहीं, आपने खूब हाथ पे जोड़ा, रिक्वेस्ट किया, इज्जत की बात है, आप खाना खा लीजिए, कुछ मतलब थोड़ा सा खा लीजिए, टेस्ट कर लीजिए खाना। आप क्या नॉनवेज खा लेना, कोई रूल आपके आए हैं, आपकी इज्जत की बात है, और आप सबको देखते हुए यदि मैंने आपका बात रखते हुए, आपकी प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हमने नॉनवेज खा लिया, तो वहाँ खाली ऑनेस्टी है। लेकिन हम नॉनवेज नहीं खाएंगे क्योंकि हमको हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। अंधेरे में, भीड़ में, कोई देख नहीं रहा, पता नहीं चलता है, कुछ ऐसा काम हम नहीं करें तो हम तो अपने आप को देख रहा है, उस पर ध्यान रखना है, अपने आप को मैन ऑफ इंटीग्रिटी की तरफ लेके जाना है। लोग इंटीग्रिटी कब कॉम्प्रोमाइज करते हैं? मैं बिजनेस में, रेलवे में भी था और अभी भी सीवीओ हूँ। मेरा मानना है कि मोर देन 99% लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने गेन के लिए, 2 रुपया मिल जाए या हम राशि में बने रहें या जो भी कारण हो, अपने स्वार्थ के लिए अपने इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉस बोल रहा है कि ऐसा करना है, अब हम उनके यहाँ गए फंक्शन में और हमको नॉनवेज खाना पड़ा, बोल रहे हैं वो, तो उससे ऐसे सिचुएशन में लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कुछ ऐसा होता है, ये नोट कीजिएगा, कि कंपनी के हित में या सिचुएशन ऐसी है कि हम ज़्यादा अपने इंटीग्रिटी को बने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, तो वहाँ पर भी लोग इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये जो भी मैं एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ, ये इंटीग्रिटी नहीं है। यदि आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, नॉट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये है यदि जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, हम अपना जो सत्य है उसको नेगोशिएट नहीं करें, रूल है उसको ही फॉलो करें, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। एक और है कि हमको वहाँ अच्छा पोस्टिंग मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, आराम की नौकरी है, सब लोग बोले ना जॉब सिक्योरिटी, और चाहे सरकारी नौकरी से करके। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस परसेप्शन को, इस परंपरा को तोड़ना है कि सरकारी नौकरी में जाके आराम ही आराम है। आप जाइए, उस परंपरा के साथ टकराइए, उसमें चेंज कीजिए कि नहीं, सरकारी नौकरी में भी हमको काम करना है, हमको कोल इंडिया को आगे बढ़ाना है, हमको आगे बढ़ना है। इस मेंटलिटी से हमको काम करना है। मैं कलकत्ता में रहता हूँ, आप सुभाष चंद्र बोस को जानते ही होंगे। मैं उनका 2 एग्जाम्पल दूंगा कि वो किस तरह के मैन ऑफ इंटीग्रिटी एग्जाम्पल, किस तरह से उन्होंने इंटीग्रिटी को मेंटेन किया। जब 21 साल के थे तो वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए, उस समय ICS होता था, और पूरे वर्ल्ड में केवल इंग्लैंड में एग्जाम होता था, और जितने कॉलोनियल थे सब लोग क्या उसमें करके बहुत ही कठिन एग्जाम होता था। उनकी पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा सिविल सर्विसेज बने, क्वालिफाई करे, सिविल सर्विसेज बने और राज करे, क्योंकि उस समय सिविल सर्विसेज मतलब कि किंग। इतना जीनियस बच्चा, पिताजी की इच्छा थी, वो यहाँ से गए इंग्लैंड, जाके एग्जाम दिए और वो ICS क्वालिफाई कर गए। जब वहाँ से वापस आए, जब ये पता चला कि एक इंडियन क्वालिफाई किया है, तो बॉम्बे में उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ लगी। अब उनके दिमाग में आया, चेंज देखिए कहाँ से आता है, आप परिवर्तन ही तो नियम है जीवन का, कि यदि ये मेरा पर्सनल गेन है, इससे देश को कोई मतलब नहीं है। तब हमारे इतने देशवासी आ गए हमको देखने के लिए, तो हम और कोई बड़ा काम करें तो और कुछ अच्छा सकता है। पिताजी की इच्छा थी ICS बनो, आप आए, आकर के अपने पिताजी के चरणों पर अपना सर्टिफिकेट को रखें और रिजाइन कर दिए। ICS की नौकरी, जिसके बाद आराम ही आराम था, उस नौकरी को उन्होंने ठुकरा दिया। सरकारी नौकरी थी, उस समय किंग वाली नौकरी थी। क्यों? क्योंकि उनको देश के लिए था। वो अमेरिका, इंग्लैंड से आए थे, देश की दुर्दशा देख रहे थे कि क्या है। फिर उन्होंने कांग्रेस, काफ़ी स्वतंत्रता के संग्राम के लिए आगे था, उन्होंने देश को गांधी जी के साथ कांटेक्ट किया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस में भी आकर के उन्होंने इतना मेहनत किया कि कांग्रेस को और टॉप पर पहुंचाए, और जब World War II के आसपास में ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस।
गांधी जी भी बहुत मानते थे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जब भी आजाद होता देश तो उनका बनने का बहुत प्रबल संभावना थी। लेकिन जो भी मतभेद हुआ, चाहे उनको ये लगा कि ये जो कर रहा है लोग, वो चरखा वाला और तलवार वाला जो बताया था मैंने, ये तो ठीक है, इनको करने दीजिए, लेकिन यहाँ पर इससे खाली काम नहीं चलने वाला है। गांधी जी से थोड़ा मतभेद हुआ, उन्होंने वो कांग्रेस जिसके लिए ICS छोड़ा था, कांग्रेस ज्वाइन किया, उस कांग्रेस को भी उन्होंने छोड़ दिया, प्रेसिडेंट होकर के उन्होंने रिजाइन कर दिया। दैट इजी पाथ था, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा था, डार्क फ्यूचर नहीं था, ब्राइट फ्यूचर था, बिल्कुल सिक्योरिटी थी सब कुछ, उन्होंने छोड़ दिया। हम खाली नौकरी से लेके चलते हैं, खाली नौकरी तक सीमित मत रखिए, लाइफ का और भी आगे जाइए। और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, आजाद आर्मी फोर्स बनाया, पहले आर्मी बनाया, और चाइना पता नहीं कहाँ से मिल करके, आपको पता ही है कि वो सारा काम किए कि अंग्रेजों को कैसे हम कष्ट में डालें। और उसका थोड़ा सा सोचिएगा, 1956 में जब उनका कोई वायसराय आया था आज़ादी के बाद, तो हमारे जो बंगाल के राज्यपाल थे वो उनसे पूछा कि ये बताइए कि 1942 के बाद तो हम लोगों ने कोई ऐसा आंदोलन किया नहीं, 42 से 47 तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं किए, कुछ ऐसा काम किए नहीं किए, तो फिर आप चले क्यों गए? देखिए, भय बिन प्रेत न होए, आप सुने होंगे ना, वो आजाद हिंद फौज के जो जाबाज थे, हर देश के हर कोने कोने में ऐसा फैले हुए थे, बिल्कुल उनके सपनों में आते थे अंग्रेजों के। कितना थे हमारे तरफ से, कुछ थाउजेंड सी थे अंग्रेज ब्रिटिश से यहाँ पे। और उनको ये डर हो गया कि पता नहीं कब कौन मार देगा हम लोगों को। ये यदि डर फैल गया, ये आज़ाद हिंद फौज का जो आर्मी वाले जो यहाँ के थे, तो इनको अंदर से अंदर डर फैला रहा, तो उनको भारत को छोड़ कर जाना पड़ा। ये मैन ऑफ इंटीग्रिटी यदि अडिग है तो इतना काम कर सकता है। ये इंटीग्रिटी जो है वो बहुत ही बड़ा एसेट है, बहुत ही बड़ा एसेट है आपका। जुबान का पक्का होना, दैट इज ऑल्सो इंटीग्रिटी। आप जिस प्रोफेशन में है, चाहे फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में या ऑफिशियल में, आपको अडिग रहना है। हमारी माता जी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है। एक बार कोई फाइल में डिसीजन लेना था, तो मैं रात को 1 बजे के आसपास फाइल देख रहा था, कंफ्यूज था। माता जी लोग ऐसी होती हैं कि जो समझ जाती हैं कि कुछ परेशानी है, तो बोली कुछ दिक्कत है क्या? बोले नहीं सर कुछ। फिर बोले नहीं कुछ है तो लग तो रहा है, तुम परेशान हो। बोले नहीं ठीक है। तो दूध रखी, थोड़ी देर बैठी, फिर देखी कि ऑब्जर्व की मुझे पूरा, दूध ठंडा हो गया कि तुम परेशान हो। फिर दूध गर्म करके लाई, मैं रखी वहां पे कि मैं सोने जा रही हूं, तुम ऐसा कुछ मत करना कि रात भर जगे रह जाओ, तुम ऐसा कुछ मत करना कि रात भर जगे रह जाओ। वही स्टेटमेंट हमारा दिमाग खोल दिया, वही काम करो। मैं उस समय बाकी कोई परवाह नहीं किया, वी हैव डिसाइडेड दैट फाइट, वो हमको डिसीजन लेना। तो वहाँ पर जब इंटीग्रिटी के कॉम्प्रोमाइज है, अपना सोच, आपका जो फैमिली से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपके मम्मी पापा जो सिखा रहे हैं, उसके हिसाब से जुड़ जाए। तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और एथिक्स, ये हमारा बचपन से लेकर के पढ़ाई के समय में, इवन हम डे टू डे लाइफ में सब लोग से सीखते रहते हैं कि कहाँ क्या है, किस तरह से है। आपको एक मिनट आगे इसके लिए 2-3 मैं अपना वैल्यू के लिए, कोई भी हल कर ले मुझको, कोई भी हल कर ले मुझको, इतना भी आसान नहीं है। अपना वैल्यू को, अपने आप को इतना आसान मत बनाइए कि जो आए वही आपको करना।
कोई भी हल कर ले मुझको, इतना भी आसान नहीं हूँ। मैं सिक्कों में बिक जाने वाला बाजारू सामान नहीं हूँ, और कुछ दिन चलकर टूट जाऊंगा, इतना भ्रामक मत समझो। फौलादी हिंदुस्तानी हूँ, मिडिल चीन जापान नहीं हूँ। फौलादी हिंदुस्तानी, मिडिल चीन जापान नहीं। एक और मैं सोचा था कि जब आप काम कोई भी करने जाए तो हमारा ये नहीं कि हमको प्रमोशन हो जाए इसके लिए हमको काम करना है या पैसा कमाने के लिए हम काम कर लें, वो नहीं। आप अपने को बनाइए परिवर्तन लाने के लिए। मैडम आप पूछ रहे थे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि विजिलेंस की नौकरी में, सीबीओ की नौकरी में, जहाँ पर हर चीज़ लोग सोचता है कि निगेटिविटी खाली है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं जो पॉजिटिविटी ला सकता है। हम अपने विजिलेंस वालों को बताते थे, भाई हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है वही काम करना। डॉक्टर का यदि ऑपरेशन करना तो ऑपरेशन करना काम है, उससे वो हटेगा तो विजिलेंस वालों का काम है रोक टोक करना, देखते रहना, सिस्टम में कैसे हमारा ट्रांसपेरेंसी आएगा उसको देखते रहना। और बड़ा विडंबना है, हमारा काम है वॉच कर। उसमें भी चाणक्य ने लिखा था कि विजिलेंस वालों की नौकरी क्या है। एक कंटेनर है, उसमें या तालाब है, उसमें मछलियां हैं, और विजिलेंस वालों को बोल दिया गया कि आप वॉच करते रहिए कि कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। आप वॉच करते रहिए कि कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। यानी इतना बड़ा कोल इंडिया है, इतनी बड़ी कंपनी है, हमको बोला गया कि आप वॉच करते रहिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं कर रहा है, कुछ बदमाश को कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कहीं थेफ्ट तो नहीं हो रहा है, कोई पानी तो नहीं पी रहा। आप सोच लीजिए विजिलेंस डिपार्टमेंट कितना बड़ा काम है। अब जो मैं थोड़ा सा इसमें इंप्रूव किया, मैं खुद मछली बन जाऊं, पानी के अंदर मैं चला जाऊं। मैं चाहता हूं कि पानी न पीऊं, उसको काम भी करना है, टेंडर भी फाइनल करना है, बिल भी पेमेंट करना है, एक्सक्यूशन भी करना है, एक्सक्यूशन भी करना है, सब कुछ काम करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब हम इतने बड़े खजाने पर हो, पानी में हो, और जाने अनजाने में पानी न पी लें। आप यदि निकम्मा है, पानी से बाहर निकल के बैठे रहिएगा तभी पॉसिबल है। अब वो लोग ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा खराब हैं, यदि कुछ नहीं करते हैं। तो आप पानी में यदि हैं तो जाने अनजाने में हो सकता है आपको पानी पीना पड़ जाएगा। इतना ह्यूज फंड में आप काम कर रहे हैं, आपका जो कई लाख करोड़ का टर्नओवर है और काम करना है, सब करना है, तो हो सकता है जाने अनजाने में आपसे गलती हो। तो मैंने उसमें ये देखा कि अपने विजिलेंस वालों को ये बताया कि तुम ऐसे मछली की तलाश में रहो जो खाली पानी पीती है। तुम ऐसे मछली की तलाश में रहो जो हमारे तालाब को गंदा कर रही है। ये हमारा काम है। यदि हम रोड पे चल रहे हैं, कोई रफ ड्राइव करते हुए आ रहा है, उसको खाली पकड़ ले तो अपने आप सब सिस्टम सुधर जाएगा और उसको उस उचित स्थान तक पहुंचाना है। और पूरा एनालिसिस में किया हूं, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कोल इंडिया वाले हो चाहे बाहर वाले हो, 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जो या तो हमारे सिस्टम को गंदा कर रहे हैं या खाली पानी पी रहे हैं। उनको अपना खाली स्वार्थ है, उसको कंपनी जाए फांड में। ऐसे लोगों को, आप युवा लोग हैं, आप जा रहे हैं, मैं आपको यहां से ये बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर आपको वॉच करना है। मेरा हर कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है। इस माइंड सेटअप के साथ आप एंट्री कीजिए। मैं जब रेलवे ज्वाइन किया, डे 1 मुझको बताया गया कि यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर, यू आर ए सेफ्टी ऑफिसर। हर आदमी सेफ्टी ऑफिसर की तरह काम करे, अलर्ट रहे, तो कहीं भी कुछ मिसहैप नहीं होने वाला है, उसके पहले डिटेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से हर आदमी यदि विजिलेंस ऑफिसर की तरह काम करे, अपने ठीक रहे और अपने पड़ोस वाले को भी ठीक रखे, देखिएगा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये बोलने आया हूं आपको कि यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर, और जब विजिलेंस ऑफिसर की तरह काम कीजिएगा तो आपके बहुत लोग दुश्मन भी हो जाएंगे। विजिलेंस ऑफिसर के साथ एक और प्रॉब्लम है,
जो करप्ट है वो तो अपना दुश्मन मानता ही है, जो ऑनेस्ट है वो भी डरते हैं बिजनेस वाले से। मतलब ये अलग तरह का विडंबना है कि अब आप काम करने में संकोच करते हैं। बिजनेस वालों को ये बता दे रहा हूँ कि पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये है कि कैसे हमारा सिस्टम इम्प्रूव होता रहे। वैसे वो जो 1% 2% वाले हैं जो खाली पानी पी रहे हैं, चाहे पानी को गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, उनको पकड़ना है। आप दीपक बने। हमारे जितने यहाँ पर 250 के आसपास जो हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, यंग ऑफिसर हैं, इतना दीपक यदि हर माइंड में, हर एरिया में जलेगा तो अंधेरा भागेगा। जितना जलेगा उतना ही अंधेरा भागेगा। हमारा काम भी है प्रकाश देना, बिजली देना और इलेक्ट्रिसिटी देना और बल्ब जलाना। आप दीपक बनिए। बुद्ध भगवान ने बोला था अता दीपो भव। आप स्वयं को दीपक बनाइए। जब आप जलिएगा तो देखिएगा अंधेरा भागेगा। आप विजिलेंस ऑफिसर की तरह काम कीजिएगा तो करप्शन भागेगा। आप यदि सेफ्टी ऑफिसर की तरह काम कीजिएगा तो वहां पर सेफ वर्किंग का माहौल बनेगा, डेवलप होगा। आप जाइए वहां पे और देखिएगा वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो परंपरा है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर क्या आकर के बात करने लगा, हम कर रहे हैं तो उससे तुमको क्या मतलब, यू आर नॉट बिजनेस ऑफिसर। लेकिन आप परिवर्तन के लिए बने हैं, आप परिवर्तन के लिए कोल इंडिया ज्वाइन किए हैं। परिवर्तन खाली कोल इंडिया ज्वाइन करने तक नहीं है, कोल इंडिया को हम इतना आगे पहुंचा है, देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं अपने आप को एक दीपक मानता हूं। दीपक के साथ वही बताया मैंने, दीपक की तो दुश्मनी खाली अंधेरे से होना चाहिए, लेकिन बुझाता कौन है? हवा। यानी विजिलेंस वालों से खाली करप्ट को डरना चाहिए, लेकिन ऑनेस्ट वाले उसके एंटी रहते हैं। तो उसमें एक कविता था कि मैं ब्रजेश हूं, मैं दीपक हूं। मैं ब्रजेश हूं, मैं दीपक हूं। मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए। मैडम, एक दीपक आप बनाइए जो आपके आईएसी में भी जले, हर माइंड के कोने में जले। और यदि आप चाह लेंगे तो अंधेरा भागेगा। हमारे ऑनरेबल पीएम बोलते रहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि। आप दिया है, संकल्प कीजिए तो सिद्धि जरूर मिलेगी। आप अंधकार से लड़ने का संकल्प कीजिए तो देखिएगा आज नहीं तो कल हम टॉप पे पहुंचेंगे, हर तरह से अंधेरा को दूर भगाएंगे। एक जुगनू भी देखते हैं अंधकार भर लेता है, तो आप तो दिया है। अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है, सब अंधकार हर लेता है। मैं ये बोलने आया हूं कि आप दिया हैं, आप यंग ब्लड हैं, आप विजिलेंस ऑफिसर हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप जाएंगे यहाँ का जो भी हमारा परंपरा है उससे आप टकराइए। आप परंपरा से जब टकराएंगे तो वहाँ पर अपोज होगा, लेकिन आपको जीतना नहीं है, इम्प्रूव करना है। हमको नए जमाने से जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही हमारा है। हम कोयला में तो है ना, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसे श्रेष्ठ बनाना बाकी है। आप देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीय पढ़िएगा, 51 ईयर एज तक उनको कोई नहीं जानता था। बंगला में अपना कविता लिखते थे, कुछ अपने डायरी में लिखा करते थे, कुछ पब्लिश कराते थे, बहुत लोग नहीं जानते थे। 51 के बाद जब उन्होंने गीतांजलि का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया और उस कविता की जो गूढ़ता थी और जो महत्ता थी और चाहे इंपॉर्टेंस था, उन्होंने बोला था ना कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज रिमेन्स हाई। ऐसा हमको देश की कल्पना करना है, हमको ऐसे कंपनी कोल इंडिया का कल्पना करना है जहाँ हमारा
सर हमेशा सीना दौड़ा रहे और सीना सर से। ऐसे नीट वाले टाइप के लोग जो हैं उनको भी हटाएंगे तो हमको देश में भी रहने का डर रहेगा। तो 51 ईयर के बाद उनका परिवर्तन हुआ। परिवर्तन प्रकृति के नियम है, बस इसे श्रेष्ठ बनाना बाकी है। कोयला बनकर बहुत तपे तुम, कोयला बनकर बहुत तपे तुम, अब हीरा से चमकना बाकी है, अब हीरा से चमकना। जब वहां जाएंगे आप, एक और है पीडीपी कंप्लेन। जो हमारा पानी पीने वाला मछली है या खाली पानी पीने वाला या जो पॉल्यूट करने वाला मछली है, उसके लिए सीबीसी ने एक कंप्लेन सिस्टम बनाया है, पीडीपी कंप्लेन। आप गूगल में सर्च करके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। पीडीपी कंप्लेन ये है कि वो सीधे सीबीसी को ही एड्रेस किया जाता है, सेक्रेटरी सीबीसी को। और जो भी आप कंप्लेन करते हैं उसके इन्वेलप पे आपको कुछ नहीं लिखना है, एक जगह कहीं साइन करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, और बाकी से आप जान लीजिएगा। वो इतना टॉप सीक्रेट होता है कि किसी को भनक भी नहीं लगती है कि पीडीपी का वो कंप्लेन किया किसने। मेरा स्टेनो मेरे पर कंप्लेन कर देगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। ये इट इज सो सीक्रेट। सीबीसी को ड्यूटी दिया गया है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है। मैं हमेशा अपने यंग लोगों के, चाहे बाकी जितने हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे कोल इंडियन है, इवन अपने फैमिली मेंबर वाले, गांव वाले, बाकी सोसाइटी को भी हम बताते हैं कि पीडीपी कंप्लेन के माध्यम से खूब कंप्लेन कीजिए। पीडीपी कंप्लेन के माध्यम से कंप्लेन कीजिए, क्योंकि जिसको अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं ना भाई, वो तो अच्छे लोग नहीं होते हैं। कभी कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने में मैं मुंह बंद करके बोलता हूँ, मुंह ढक करके बोलता हूँ, क्योंकि डर लगता है। लेकिन गलत तो गलत है। फिर मैं सोचता हूँ कि डरने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो आज के बाद जो अगली पीढ़ी है वो हमको कायर कहेगी, डरपोक कहेगी, और चुप रहूंगा तो फिर बाकी लोगों में हमारे में अंतर क्या है। और बोलना ही तो जिंदा रहने का सबूत है। हम बोल रहे हैं मतलब जिंदा है। पीडीपी कंप्लेन का प्रयोग कीजिए, और ऐसे लोगों को जो मोटी चमड़ी वाले हैं, जो हमारे एंटी सोशल लोग हैं, चाहे नीट वाले हो चाहे हमारे सिस्टम वाले हो, उनको लेकर के उनको इंजेक्शन देना है और जोर से बोलना है, खूब हंगामेदार बोलना है। जब पूरे हमारे सब्सिडी हर माइन से आएगा, उसका मैंने किसी का कविता पढ़ा था कि धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा। जो मोटी चमड़ी वाले होते हैं वो बहरे होते हैं, वो बहरे होते हैं, उनको जोर से बोलना पड़ता है। खामोशी कहीं होती है तो दुख का सिंबल देता है। वो शोले पिक्चर देखे है ना, इतनी सन्नाटा क्यों है भाई। गब्बर सिंह ने उनके इकलौते बेटे को मार दिया था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। दूसरा आप देखिएगा कि जो मर चुका है वो नहीं बोल पाएगा। तीसरा यह है कि माहौल ऐसा है, चुप रहने में ही भलाई है, क्यों बोले हम। इसमें बोल रहा था मैं डरता हूँ भ्रष्टाचार, ये भी बोलता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वो करो जो दिल कहता है। धीरे धीरे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। गूंगों में रहकर तू गूंगा हो जाएगा, परंपरा जो हमारी है उससे नहीं रहना है। गूंगों में रहकर तू गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा। खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, शोर बड़ा अच्छा होता है शोर मचा। बोल नहीं सकते हैं वो सब मुर्दा है। माय कोल इंडियन, पीडीपी के लिए इतना जोर से हंगामा करना है, दिखा देना है। बोल नहीं सकते हैं वो सब मुर्दा है, तू बतला दे तू जिंदा है शोर मचा। जी हम तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है। यह परिस्थितियां ऐसी हैं जो बोलेगा कि चुप रहना ही बेहतर है। तू वो कर जो दिल कहता है शोर मचा। धीरे धीरे क्या कहता है शोर मचा।
मतलब हमको पीडीपी का इंजेक्शन ऐसा देना पड़ेगा तभी हमारा सिस्टम सुधर पाएगा, इस पर ध्यान रखना होगा। हम लोग 6 महीना पहले बिजनेस अवेयरनेस वीक में ऑनरेबल सीवीसी को कोल इंडिया में बुलाए थे। उन्होंने भी बताया कि बिजनेस डिपार्टमेंट का काम है काम को होने देना, जो कंपनी का लक्ष्य है वही लक्ष्य बिजनेस वालों का भी होता है। उन्होंने भी बताया थोड़ा सिस्टम में सबको अपील किए, खाली बिजनेस वालों का नहीं, सिस्टम को, सोसाइटी को ऐसा बनना पड़ेगा कि जो करप्ट है उसको डिसरेस्पेक्ट किया जाए। एक और अच्छा राजा का लक्षण ये है कि अपने प्रजा का वो टाइम टू टाइम टेस्ट करता रहे और जो अच्छे हैं उनको अवार्ड दे और जो खराब है उनको पनिश करें। ये सीईओ का यानी चेयरमैन का, सीएमडी का ये ड्यूटी है, अच्छा बुरा का सेग्रीगेट करें, जो अच्छा है उसको अवार्ड दे, जो बुरा है उसको कंट्रोल करे। कोई जरूरी नहीं कि करप्ट ही खाली हो सकता है कुछ रूल नहीं पता हो, काम नहीं कर पाता हो, स्लो हो, उदासीन हो, तो उसको अलग तरह का ट्रेनिंग दे, अलग तरह का है। और यदि अलग तरह बदमाशी करता है तो उसको डीएआर एक्शन भी ले। ये राजा की ड्यूटी है। उसी तरह से सोसाइटी जिस दिन से जो करप्ट है उसको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा तो हमारे सोसाइटी से, हमारे समाज से, हमारे देश से करप्शन से खत्म हो जाएगा। मैं कंपेयर करता हूं भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम के 2 भक्त थे, एक हनुमान, एक विभीषण। आप देखिएगा हर गली गली, कोना कोना में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी की मंदिर आपको हर चौराहे पे, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन विभीषण का कोई पूजा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विभीषण में एक ही कमी थी, आपके अंदर लाखों, दोनों का ही इंपॉर्टेंस था। लंका विजय में भगवान श्री राम का दोनों ही अपने अपने ढंग से सहयोग किए। अब आपको सिलेक्ट करना है, यू आर कोल इंडियन, यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ ऐसे ही है, तो आपको वहां आइसोलेट करना है कि हमको हनुमान बनना है या विभीषण बनना है। विभीषण की एक ही कमी थी कि उन्होंने अपने देश के साथ नहीं दिया। उसमें एक कविता था कविता तिवारी का, इस विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। यानी जिस दिन सोसाइटी हमारा जो करप्ट है उसको पूजना बंद कर दे, उसका गुणगान करना बंद करे, उसको इवन हेट करना शुरू कर दे, देखिएगा हम लोग काफी आगे बढ़ जाएंगे। एक भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, 1200-1400 आदमी को गैस लीकेज में, पढ़े होंगे, सुने होंगे, 1200 से 1400 आदमी गैस लीकेज हुआ, उसमें मर गए थे 1984 में। उसके जो मालिक थे वारेन एंडरसन, अमेरिकन थे। वारेन एंडरसन उस घटना के 4-5 दिन के बाद आए, तब तक भारत सरकार उस घटना का सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट दे दिया। सीबीआई ने वारेन एंडरसन को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उस समय का जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन था, चाहे जो भी स्थिति रही होगी, भारत सरकार को उनको छोड़ना पड़ा, वो अमेरिका चले गए। वारेन एंडरसन 2008 दिसंबर 1984 में वो पकड़े गए और 10 या 12 दिसंबर को वापस सकुशल वो पहुंच गए अमेरिका। माय डियर फ्रेंड, अभी जो 2010 या 12 में जब एक्सपायर किए, उनका डेड बॉडी लेने वाला कोई नहीं था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। अब थोड़ा संदर्भ में घुसा, ये जो गेनोसाइड थे, जो आपको इंडियन कितने लोगों को मार के गए हैं, उनकी फैक्ट्री में जो गैस लीक हुआ था, अमेरिकन सोसाइटी ने उनको बायकॉट कर दिया। हमारे इंडियन को उससे सीखना पड़ेगा, जो आदमी ऐसे है बायकॉट हिम, जो करप्ट है उसको बायकॉट करें, जो इस तरह का एंटी सोशल एलिमेंट है उसको बायकॉट करें। इवन उसके जो फैमिली मेंबर थे, वाइफ बच्चे भी उनको बायकॉट कर दिए।
वैसे ही हमको सीखना है कि कैसे हम इसके उनको ट्रीटमेंट करें। और सफर में यदि कोई चैलेंज है सामने, अपना वैल्यू बढ़ाइए, इसी को मैं खोज रहा था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। मेरे कोल इंडियन, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हम सिक्कों में बिक जाए, वो बाजारी सामान नहीं है, उसी के साथ ये भी है, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। और सब जगह है, जो सूर्य सा चमकेगा वही जग में नाम करेगा। जो तपेगा सूर्य सा, उसका ही जग में नाम होगा। वो काम करना पड़ेगा। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, कर्म सर्वोपरि, काम है वो सबसे ऊपर है। काम हमारा सबसे ऊपर है। हमको कर्म करना है, हमको अच्छी सैलरी उसी के जब पे मिल रही है। कभी भी नियम को आड़ लेकर के काम ना करने का बहाना नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त, नियम बनाया गया है काम करने के लिए, काम रोकने के लिए नहीं। आप जाइएगा, हर जगह 2-4% मिल जाते हैं जो नियम दिखा के काम नहीं करने वाले हैं। उनको भी आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो पीटीपी वाला से नहीं होगा, किसी और तरह से होगा, चाहे काउंसल करना पड़ेगा ना। आपको आश्चर्य लगे कैसे लोग जो काम नहीं करते, दिन भर आकर के अपना टाइम बर्बाद करके जाते हैं, किसे सो लेते हैं। नहीं, ये सब हमारा ब्रांडिंग ऑफ कंपनी की सब लक्षण है। हम ब्रांडेड कंपनी, कोल इंडिया को ब्रांडिंग में और अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना चाहते हैं। और इस तरह का जो माहौल रहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप लोग अभी ज्वाइन किए हैं, 26 जनवरी का चेयरमैन साहब का स्पीच सुनिएगा। लास्ट में उन्होंने बोला है कोल इंडिया का अर्निंग बहुत है, अभी देख रहे हैं हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली हम लोग कहीं कोई कमज़ोर नहीं है। उन्होंने बोला है कि कोल इंडिया को मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है। अब हमारा जो यंग ब्लड, ये यंग टीम, यंग कोल इंडियन जब जाएगा सिस्टम में, तो हम मूल्यों का कंपनी बनाने में अपने कोल इंडिया को जरूर सफल कर पाएंगे। इसमें तपना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जो तपेगा सूर्य सा, उसका ही जग में नाम होगा। लेकिन मैं सीबीओ हूँ, तो मैं अपनी बातें भी रखना चाहता हूँ। मैं कितना भी चमकेगा पीतल, कितना भी चमकेगा पीतल, नकली तो नकली रहेगा। भाई, जो करप्शन से पैसा लिया है वो नकली है, पीतल है वो। कितना भी चमकेगा पीतल, नकली तो नकली रहेगा। जल सके कुंदन सा जो, जल सके कुंदन सा जो, वो असली सामान होगा। जो तपेगा सूर्य सा, उसका ही जग में नाम होगा। टाइम तो है, हाँ? हम लोग कल भी मिल रहे हैं ना, नहीं आज सेकंड हाफ में मिलेंगे। एक और है आपके बारे में, अपने पोस्टिंग को लेकर के। जैसे मैं विजिलेंस में हूँ, विजिलेंस में हमारे जितने ऑफिसर स्टाफ थे, सबके सब वहाँ पर उदासीन का माहौल था। अब मेरा पर्पस एक ही है कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पर परिवर्तन लाने की कोशिश करना। अपने लोगों को समझाया, सिखाया, बताया, जो काम करो खुशी से करो, दिल से करो। हमारा एक काम ही है, हमें यही काम करना है। और ऐसा काम करना है कि हम कंपनी को कुछ बदलाव की तरफ देख सकें, कुछ अच्छा होते हुए देख सकें। प्लस हर आदमी को संतोषी होना पड़ेगा, लालच में नहीं जाना है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक विचार रखना है। जैसा आदमी सोचता है वैसा ही बन जाता है। निगेटिविटी अपने अंदर मत लाने दीजिए। जो कोल इंडिया में रहने हैं उनको भी, जो
यदि छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप पॉजिटिविटी रखिएगा, तभी अपना लक्ष्य अगला टारगेट पा पाएंगे। हमको पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से जाना पड़ेगा। आपको हनुमान बनना पड़ेगा और साथ में ये भी रखना पड़ेगा कि विभीषण की तरफ यदि जाएंगे तो हमको हमारा पूजा होना बंद हो जाएगा। हनुमान जी को एक और तरह माना जाता है, भगवान श्री राम के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र वही थे। कहीं मुसीबत आती थी तो उन्हीं को लोग पकड़ता था। तो ऐसा आपको लगे कि आपके सीएमडी बोले कि हाँ ये लड़का आया है, ही हनुमान, हमारा हनुमान यही है। आप जिस परिस्थिति में भी काम कर रहे हैं उस काम को निकलना चाहिए, आपको एक ही पर्पस है। हनुमान जी जब गए थे संजीवनी लाने के लिए तो कितनी तरह की कठिनाइयां उनको रखना पड़ा, लेकिन भाई जब टॉप बोर्ड लीडर उन्होंने देखे, आपने लेकर आए और रास्ते में क्या क्या करना पड़ा, वैद्य जी से बात करना होगा कि वहाँ पर जब सारा संजीवनी एक ही जैसे लाइट देना शुरू हो गया तो कन्फ्यूजन हो गया। तो फिर उन्होंने फोन नहीं घुमाया वैद्य जी को कि कौन सा है, वो समझ में आ रहा है, वो पूरा पहाड़ उठा के लेकर आए। यानी मैनेजरियल स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। एक और देखिएगा, आईएएस की तैयारी आप लोग किए होंगे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, उसका जो थीम है शीलम परम भूषणम। आपका जो स्वभाव है, आईएएस वालों को ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, आपका जो स्वभाव है शीलम परम भूषणम। आपका जो स्वभाव है वही सबसे बड़ा आपका संपत्ति है। आपकी इंटीग्रिटी सबसे बड़ी संपत्ति है, ऑनेस्टी। आप जो अपने मम्मी पापा से सीख कर आए हैं वो जरिए। तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि पैसा रुपया ही खाली संपत्ति नहीं होता है। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा था कि गोधन गजधन बाजीधन। गोधन मतलब गाय का संपत्ति हो, गज मतलब हाथी, बाज मतलब घोड़ा। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान। और रतन, रत्न का मतलब सोना चांदी का, खान भी यदि हमारे पास है। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। मतलब ये बड़े बड़े संपत्ति जब संतोष धन आपके अंदर आ जाएगा कि सब बेकार हो जाएगा, हमारे लिए धूल के समान है। ये आप माइंड मेकअप करके तब आप अपने कंपनी में एंट्री कीजिए, देखिए क्या होता है। पैसा कमा लेना या अपना नेम और फेम कमा लेना उतना ही नहीं है। आपको इसलिए आप कोल इंडिया, आपको कोल इंडिया लकी है कि आपको मिला ताकि आप कोल इंडिया में परिवर्तन ला सके। एक और याद होगा जब हम लोग 1983 में वर्ल्ड कप जीते क्रिकेट का, मतलब किसी को आश्चर्य नहीं, सबको आश्चर्य हो रहा था कि इंडिया कैसे इतना अच्छा खेल लिया। वेस्ट इंडीज जो टॉप पे चल रहा था उसको हम लोग फाइनल में हराए। उसके बाद वेस्ट इंडीज वालों को बिल्कुल ही गुस्सा था बिल्कुल, और बोला कि हमारा टूर करा दीजिए इंडिया में। आप थोड़ा पढ़िएगा उसमें 1984 में जब उस समय तक इंडिया में भी काफी क्रिकेट प्रचलित हो गया वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो आए यहाँ पे और इंडिया का 6 टेस्ट मैच और 6 वनडे का उसमें रखा गया। और वो लोग ऐसा धोए इंडियन को सबको ताकि लग जाए कि हाँ ये तो ऐसे तुक्का में जीत गया था वर्ल्ड कप। लेकिन उस हार में भी हम लोग सीखे, अपना एटीट्यूड चेंज किए। इंडियन क्रिकेट टीम का एटीट्यूड चेंज किया गया। गावस्कर वाज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम और मैल्कम मार्शल वाज द टॉप बेस्ट बॉलर एट दैट टाइम। गावस्कर को बताया गया यदि वो टीम उनकी जो भी बॉलर है वो बेस्ट है तो आप हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, आप जाके मारिए। इंडियन क्या करता था, इतना फास्ट बॉलिंग था, खाली रोक कर ठक ठक करके रोकता था, अपना विकेट बचा कर रखता था, अब और बात करता था। हम कमजोर पड़ रहे हैं और सामने वाला गोली हमको मारना, इस तरह का था। अब इन्होंने क्या किया, अपना एटीट्यूड चेंज किया और जाके बोला मार्शल से कि पहला बॉल पर 6 मारूंगा, और पहला बॉल पर 6 मारा। उस ओवर में 4 चौके भी मारे। और उसके बाद से वो 104 ऐसे कुछ बनाता था आदमी 70 टेस्ट मैचेज में। उसके बाद उनको डिमोरलाइज किया। यानी इंडियन क्रिकेट टीम का जो एटीट्यूड चेंज हुआ 1984 में गावस्कर का हेल्प करके चेंज किया। और थोड़ा हिस्ट्री में जाइएगा,
सौरव गांगुली जब बने कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड चाहे न्यूजीलैंड वाले जो गोरे लोग थे ना, हमको बहुत ही डिमोरलाइज नीचे वाले स्तर को मानते थे। वो बोलते थे कि तुमको पानी पिला दे चाहे हमको हमारा जूता बांध दे। हम यदि बोल दे कि जूता बांधने के लिए तो एकदम बिल्कुल भड़क जाता था। सौरव गांगुली ने एस्टुबाग से, जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था, उसको बोला मेरा जूता बांधो, तो मना कर दिया एस्टुबाग ने। बोले इसमें क्या खराबी है? एम्पायर से कंप्लेंट किया कि उसको ऐसे बोला, तो क्यों हम बांध सकते हैं, क्यों नहीं बांध सकता है? अब मैच तभी होगा जब बांधेगा जूता। मतलब वो यदि उस आदमी ने इंडियन टीम का, बाकी अभी बहुत सारा देखेंगे, हम उसमें कॉलेज में ही थे और ऑस्ट्रेलियन को कैसे चिढ़ाते थे हम लोग इसको, तो अपना मोरल बूस्टअप किया। 96 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अर्जुन रणतुंगा उनका कैप्टन थे। ऑस्ट्रेलियन का 2 दिन बाद फाइनल है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसने ये बोल दिया कि मार्कवाग एस्टुबाग बेकार है, सबसे अच्छा तो बैट्समैन हमारा अजरुद्दीन है। उस स्टेटमेंट से कोई और आदमी किसी और देश के बैट्समैन की तारीफ कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन के ऊपर मोरली डाउन हो गए। मतलब हमको कोल इंडिया को इस डायरेक्शन में ले जाना है कि हम अपने दिखा सके दुनिया वालों को कि हम लोग वी आर ऑन द टॉप। मैं सीबीओ हूं, जो आपके यहाँ आईटी सिस्टम का यूज हो रहा है, जिस तरह से आपके यहाँ मैकेनाइजेशन हो रहा है, जिस तरह के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, बाहर में वैसी हमारी इमेज नहीं है, बाहर में उल्टा इमेज है। हमको दुनिया वालों को बताना है कि कोल इंडिया में देयर इज 100%। हमको कोई फोन किया था कि कितना टोकरी आपको क्या बिकता है? क्या मतलब? तो जो कोयला ढोते हैं वो कितना टोकरी बिकता है कोल इंडिया में? तो नहीं, तो हम लोग बहुत पहले ही, आज की डेट में एक सिंगल पीस ऑफ कोल भी हमारा मैनुअल नहीं एक्सप्रेशन होता है। तो बहुत पहले हम लोग मैकेनाइज हो चुके हैं पूरी तरह से। और जिस तरह से कोल इंडिया डेवलप कर रहा है, बहुत दिन के बाद हम लोग फुली डिजिटाइज हो जाएंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक इनके दिमाग में आया कैसे, मैं फिर पूछा। बोले नहीं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल निकला था ना, उसको मैं पढ़ा था, इसलिए पूछा। हमारे कोल इंडियनों ने किया क्या था, आर्टिकल बहुत बढ़िया बनाया कि हाँ वी आर डेवलपिंग लाइक एनीथिंग एंड वी हैव डन दिस। लेकिन जो फोटो चिपकाया था उसमें वो तीन लेडीज वो टोकरी लेकर के और फावड़ा रखा, तो जो हम इमेज पर्सन वही हमको आएगा ना। कोल इंडिया में आप आइए, यदि किसी के दिमाग में भ्रम है, और आप अपना पॉजिटिव माइंड फ्रेम बना करके आइए, इस सिस्टम के साथ घुसिए, इनके साथ घुल मिल के रहिए, देखिए आप चेंज करेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। यदि मैं जब ज्वाइन किया तो सब लोग सोच के कहाँ जा रहे हो, कोयला काला काला कोयला। मैं उस मेंटलिटी से नहीं आया यहाँ पर आपको ऑब्जर्व किया, आपकी कंपनी को ऑब्जर्व किया। मैडम 15-20 दिन के बाद वो चेयरमैन साहब के पास गए कि सर आपका जो कंपनी है, आपके यहाँ जो लोग हैं, जिस तरह से वर्किंग है और जिस तरह का सर्विसेज है नेशन को, हम लोग बाहर में इमेज ऐसा है नहीं। आप दुनिया वालों को बताइए कि वी आर देयर इज नो करप्शन, देयर इज फुल्ली ट्रांसपेरेंसी इन कोल इंडिया। और यदि टॉप 5 कंपनी हम लोग बनाते हैं माइनिंग सेक्टर के, तो ट्रांसपेरेंसी मैटर में बीइंग सीबीओ में ये बोल सकता हूँ कि टॉप 5 कंपनी में कोल इंडिया का नाम आएगा। हम इस डायरेक्शन में सोचे। जब ऑनरेबल सीवीसी हमारे यहाँ आए, कल मैं ये बात बता भी रहा था लोगों को, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह का सर्विसेज आप लोग देते हैं, चाहे वो कोविड पीरियड का हो या जिस तरह का आपका सीमेंट, ब्रिक, स्टील, हर जगह कोयला कोयला ही है। जब तक कोयला नहीं जाएगा तो कोई ईंटा नहीं बनने वाला, स्टील नहीं बनने वाला, सीमेंट नहीं बनने वाला, फैन नहीं चलने वाला, लिफ्ट नहीं चलने वाला। इलेक्ट्रिसिटी, कोयला जाता है, पावर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तभी आकर के मशीन से हमारा कपड़े बनते हैं। यानी देश के विकास में कोल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको शुरू में बताया कि हम नींव हैं। मतलब कोई बिना एक दिन भी आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी से बंद करके देखिए, सारा लिफ्ट चलना बंद हो जाएगा, दुनिया पूरे ठप पड़ जाएगी। देश के विकास में हमको साथ साथ चलना है, तो हमको कोल इंडिया को भी उसी तीव्र गति से विकास करना होगा। हम चेयरमैन साहब को बताया कि सर जिस तरह से आपका देश विकास कर रहा है और जिस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन है, पड़ोसी देश चाहे जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनकी नज़र में कोल इंडिया बहुत खटकेगा।
और हम आईटी के युग में जा रहे हैं, ई ऑफिस है, चाहे जो भी हमारा है, ERP एंड एवरीथिंग, और साइबर क्राइम का ज़माना है, तो हमारा साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैडम आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे थोड़ा इसमें ट्रेनिंग हम लोग कराया जाए, और आप यंग लोग आईटी के काफ़ी यूज कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा नॉलेज रहता है, तो जरा जहाँ भी आप जाएं अपना साइबर सिक्योरिटी पर थोड़ा काम करें, ताकि हमारा आईटी सिस्टम को कोई आसानी से अटैक ना कर पाए। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, एक इकबाल का कविता है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुने होंगे सब लोग। खुदा भी उस बंदे से पूछ रहे हैं, इतना स्ट्रांग बनो, उतना करो। जिस तरह से कोल इंडिया का विजन 2047 हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से कोल इंडिया हर साल 10% का डेवलप कर रहा है, कोल इंडिया अब ग्लोबल होने जा रहा है। आप जब बोला था ना फ्यूचर ऑफ द कंपनी, यू आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। हम आज की डेट में यहाँ इस रूम को यदि लाइटिंग कर रहे हैं, इस रूम को अंधेरा भगा रहे हैं, तो हमारा कोल इंडिया ही भगा रहा है। वैसे ही सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में आज कोल इंडिया ही है जो लाइट दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, दीपक जला रहा है, बल्ब जला रहा है। यानी पूरे हिंदुस्तान से यदि अंधेरा भगा रहा है तो कोल इंडिया भगा रहा है। वैसे ही आने वाले दिनों में हम ये कल्पना करें कि कोल इंडिया ग्लोबल हो जाए, पूरे विश्व में प्रकाश करे और अंधेरा को भगा दे। अब फिर आइए वहां पे, जब हम प्रकाश करेंगे पूरे विश्व से, धरती से, अंबर से, अंधेरा भगा देंगे, अंधेरा भगा देते हैं, तो फिर भगवान सूरज का क्या काम? भगवान सूरज तो सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा। भगवान सूरज का काम है, जब आते हैं तो अंधेरा भाग जाता है। यानी कोल इंडिया इतना चमकेगा कि पूरे धरती अंबर से अंधेरा चला जाए, तो फिर सूरज से क्या काम? अब हम इसमें इकबाल वाला जो कविता है उसको ध्यान रखिए कि खुदा खुद बंदे से पूछे। उसी पर एक कविता में बनाया था, कोल इंडिया CIL, चमक तू यूं धरती अंबर में, CIL चमक तू यूं धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे। CIL चमक तू यूं धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे कि सूरज खुद पूछे CIL से, सूरज खुद पूछे CIL से, बता हम उगे तो कहाँ होंगे, हम उगे तो कहाँ। देखिए, हर चीज का पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। हमें पता है कि हमको पानी पीना है, सत्य भी है ये, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी खत्म कर लूंगा तो उतना टाइम बच जाएगा, 2-4 मिनट। और कोई भी डिसीजन, आप जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। फिर मैं बिजनेस पे आता हूँ। यदि कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, डिसीजन कब लेना होता है? जब उसमें ऑप्शन हो ABCD। मान लीजिए हमने A चाहे B कुछ डिसीजन लिया, 2 साल बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद वो गलत हो गया। हमको पेमेंट मिल रहा है, हमको जॉब मिला है डिसीजन लेने के लिए, टेंडर फाइनल करेंगे, L1 है, L2 है, रेट है, टेंडर कंडीशन है, क्या है, हमको उसको डिसाइड करना है। हमने वो डिसीजन लिया, वो डिसीजन हो सकता है गलत हो सकता है। अब हमको ध्यान रखना है क्या कि हम रूल्स रेगुलेशन को देख के चले, हम सारा चीज डिस्कस करें,
हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में एलोबरेट करें, क्यों डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में बात करें। रांची में ही हम लोग कोविड पीरियड में एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनाया। ऑनरेबल पीएम को बहुत आशा से बोले थे कोल इंडिया को कि एक ऑक्सीजन प्लांट बनाइए, बहुत ही मुसीबत में है दुनिया। अब मैं एक और बात बताता हूँ, जनरल बीपी मलिक जब आए थे तो उन्होंने बताया कि कोविड पीरियड में जब पूरा दुनिया पर मुसीबत पड़ा हुआ था, आदमी घर में दुपक के बैठा हुआ था, छुप के बैठा हुआ था, अभी अकेले बैठा हुआ था, कोई एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं हो रहा था, आदमी से आदमी डरता था। उस कोविड पीरियड में ऐसी सिचुएशन थे कि फादर का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और बेटा लेने से मना कर रहा है। उस मुसीबत काल में जरा सोचिए मैडम, कोई भी एक स्ट्रीट लाइट ऑफ हुआ, किसी का लिफ्ट चलना बंद हुआ, कोई ऐसा काम हुआ जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो, कहीं पर भी क्राइसिस हुई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस मुसीबत काल में भी हमारा हर कोल इंडियन अपनी जान के परवाह किए बिना, अपने फैमिली की जान के परवाह किए बिना माइन में गया, कोयला निकाला, उसको ट्रांसपोर्ट किया, भिजवाया, पावर जनरेट हुआ, ताकि हमारा देश मुसीबत में है। इस तरह की सर्विस हमारा कोल इंडिया कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, हम लोग जो डिसीजन लिए हैं उस डिसीजन में गलती हो सकता है। मैं एज ए सीवीओ ये बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला बैक साइड, डार्क साइड एंड राइट साइड, वैसे ही होता है। एक मालाफाइड डिसीजन होता है, एक बोनाफाइड डिसीजन होता है। तो हमने ये देखा कि कौन सा डिसीजन है जो कंपनी के हित में है। हमने कई बार रूल को बोला, आपको ना इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सिचुएशन। यदि हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के ले रहे हैं, रूल को देख करके ले रहे हैं, कंपनी के हित में ले रहे हैं, यदि वो गलत भी हो गया तो मेरी बात मानिए, भले आपको बिजनेस वाला पकड़ ले, बॉस आपको डांट लगा दे, आपको भी थोड़ा दुख होगा, लेकिन आपको आत्मग्लानि नहीं होगी, क्योंकि आपने दिल से काम डिसीजन लिया है, सोच समझ डिसीजन लिया, कंपनी के हित में डिसीजन लिया है, और उस समय की जो भी परिस्थिति थी उसके हिसाब से डिसीजन लिया है। कहीं भी उसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे में आपको जब आत्मग्लानि नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप आइए, काम कीजिए, डरिए मत। जब बोल्ड डिसीजन लेंगे, इनोवेटिव डिसीजन लेंगे, नया डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है गलतियां होगी, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। गलतियां तो सबसे होती रहती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपका कोई भी डिसीजन, वो पानी पीने वाला या पॉल्यूशन करने वाला मछली वाला हो, अपने लिए हो, अपने मालाफाइड इंटेंशन से हो, ऐसे गलती को कोई माफ नहीं करने वाला है। इवन आप खुद अपने आप से नहीं माफ कर पाएंगे। तो आप डिसीजन लीजिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए, तभी हम लोग बोल्ड डिसीजन लेंगे, तभी हम लोग राष्ट्र के निर्माण में काम कर पाएंगे। उसी में किसने लिखा था, बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। वह तकदीर खराब थी, गलत डिसीजन हो गया। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, पर वो हरगिज नहीं बख्शे जाते माय डियर फ्रेंड, पर वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब होती है, जिसकी नीयत खराब होती है। That's all. Thank you. Thank you everybody. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring speech to our participants and for enlightening us with the aspects, several aspects of ethics, integrity, and honesty with the preventive vigilance initiatives. Certainly, vigilance is not about surveillance. It is about creating an environment where ethical behavior is the norm and malpractices are actively discouraged. This will certainly help our participants to be aware and avoid irregularities in the processes. We are blessed that you showered the knowledge on us
Thank you, sir. On behalf of all participants, I would like to say, सतर्क रहेंगे हम हर पल में, यही है संकल्प हमारा. भ्रष्टाचार से लड़ेंगे हम, यही है लक्ष्य हमारा. ईमानदारी का हो प्रचार और सतर्कता का हो विस्तार. सजग रहे हर नागरिक, यही हो हमारा विचार. Thank you, sir. I now request Dr. Kamakshi Raman ma'am to present a book to sir as a token of our gratitude. Ma'am.